नमस्कार। आखिर किसी को सच में इंटेलिजेंट क्या चीज बनाती है और कैसे हमारी अपनी परवरिश दुनिया को देखने का हमारा नजरिया तय करती है। आज हम भारत के सबसे जाने माने पब्लिक स्पीकर्स में से एक विकास दिव्यकीर्ति के विचारों की दुनिया में झांक रहे हैं। हम उनके कुछ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले आइडियाज को सीधे उन्हीं के शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हमेशा से ही हम सबको आकर्षित करता रहा है। एक बहुत ही तेज दिमाग होने का आखिर मतलब क्या है? देखते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति इंटेलिजेंस के इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं। उनके ही शब्दों में कहें तो जिसका आईक्यू 160 के ऊपर निकल गया उसको बोलते हैं कि फिर वो तो गिफ्टेड इंडिविजुअल है, उसको ईश्वर ने विशेष वरदान दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो टैलेंट को लगभग भगवान का दिया हुआ एक तोहफा मानती है, और ये दुनिया की बहुत छोटी सी आबादी तक ही सीमित है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये आईक्यू है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से मिला एक स्कोर है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नापने के लिए बनाया गया है, और इसी पैमाने का इस्तेमाल दिव्यकीर्ति इस ऊंचे स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए करते हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है? 160 से ऊपर। उनके नजरिए में यही वो लाइन है जो एक तेज दिमाग को एक महान दिमाग से अलग करती है, जिसे वो ईश्वर का विशेष वरदान कहते हैं। अच्छा, इतनी हाई इंटेलिजेंस को सिर्फ एक नंबर से ज्यादा कुछ बनाने के लिए वो एक 3 साल के बच्चे का किस्सा सुनाते हैं। ये कहानी इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को असल दुनिया के एक उदाहरण से जोड़ती है और दिखाती है कि इतनी कम उम्र में ये चीज कैसी दिख सकती है। पर सवाल अब भी यही है कि ये दिमागी तेजी असल जिंदगी के फैसलों पर कैसे असर डालती है, जैसे कि ये चुनना कि क्या पढ़ना है। देखिए, इंटेलिजेंस सिर्फ सोचने भर के लिए नहीं होती, इसका असर हमारे प्रैक्टिकल चॉइसेस पर भी पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई के लिए कौन से विषय चुनने हैं। अब हम एकेडमिक विषयों की दुनिया में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिव्यकीर्ति अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। एक खास सिलेबस का एनालिसिस करते हुए वो एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क बताते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेंट्रल सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है जो दूसरे विषयों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सोशियोलॉजी को ज्यादा अलग थलग बताया गया है, जिसका बाकी सिलेबस से सबसे कमजोर लिंक है। ये स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो सकता है कि कुछ विषय दूसरों के मुकाबले ज्यादा इंटीग्रेटेड लर्निंग का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई से हटकर किसी का पर्सनल बैकग्राउंड बड़ी बड़ी सामाजिक नीतियों पर उसकी सोच को कैसे आकार देता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे पर्सनल टॉपिक पर आते हैं। हम आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर दिव्यकीर्ति के अपने नजरिए को देखने जा रहे हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि आगे जो कुछ भी आएगा वो उनकी अपनी बताई गई पृष्ठभूमि और राय है। वो अपनी बात की शुरुआत अपनी निजी कहानी से जोड़कर करते हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं, जन्म के संयोग से मैं भी सवर्ण हूं, मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। उनके नजरिए को समझने के लिए ये एक बहुत जरूरी शुरुआती पॉइंट है। और ये नजरिया सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके परवरिश तक फैला हुआ है। वो बताते हैं कि उनका पूरा खानदान आरक्षण के खिलाफ था। ये उनकी शुरुआती सालों के माहौल की एक साफ तस्वीर पेश करता है, जो दिखाता है कि इस मुद्दे पर उनके विचार कैसे बने होंगे। और इसी के साथ हम एक आखिरी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इंटेलिजेंस, पढ़ाई लिखाई और पहचान, ये सारी चीजें मिलकर किसी एक इंसान के दुनिया देखने के नजरिए को कैसे बुनती हैं। दिव्यकीर्ति के विचार एक दृष्टिकोण जरूर देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी कहानियां हमारे विश्वासों को कैसे आकार देती हैं।